हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे स्टार्ट मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज़ इन यूपी। तो यूपी में हेल्थ और मेडिकल के क्या क्या समस्याएं हैं उन पर हम देखेंगे। तो पहले सेक्शन में हम इस चीज़ को देखते हैं कि हेल्थ का इंट्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, हेल्थ चैलेंजेस क्या क्या हैं और NFHS 5 के सर्वे क्या है, सर्वे जो हुआ था उसका डेटा क्या है यूपी में। तीसरी चीज़ कि हम क्या क्या यूपी सरकार इनिशिएटिव लाई है बेटरमेंट्स फॉर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के लिए। ठीक है, चलो तो इसमें देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे में पहले आप किसी SDG से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कोई रिसेंट डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप सिंपल हेल्थ की डेफिनेशन या फिर इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम होता क्या है। तो हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है लोगों का, इंस्टीट्यूशंस का, रिसोर्सेज का, जो क्या करते हैं, डिलीवर हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवर करते हैं टू मीट द हेल्थ नीड्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। और हेल्थ जो है हमारा स्टेट सब्जेक्ट है। लिस्ट होती हैं, 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट में दोनों लोग बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकता है लॉज और सेंटर भी बना सकता है। ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट पे स्टेट के एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। ठीक है, तो SDG 3 और ये SDG 3 जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके बारे में बात होती है। हेल्थ सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, हेल्थ वर्कफोर्स, सर्विस डिलीवरी, फाइनेंसिंग, इंफॉर्मेशन, गवर्नेंस, लीडरशिप। एक एक करके हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हमारे हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल्स, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इक्विपमेंट आ जाते हैं। यूपी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज कैटेगराइज इन 2। तो हमारे यूपी में 2 तरीके के कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है। तो पब्लिक में कैसे होता है कि पब्लिक में आपकी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर होता है, जिसमें कि एंड कंप्राइजेस लिमिटेड सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन इन की सिटीज़ एंड फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ like PHC in rural areas. प्राइवेट सेक्टर मेजॉरिटी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टनरी केयर्स इंस्टीट्यूशन होते हैं और उनका मेजर कंसंट्रेशन का होता है मेट्रोज, टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में। आप बहुत ही कम ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे देखोगे जो गाँव में होते हैं, ठीक है, ना के बराबर होते हैं। लेकिन वहीं आप मेदांता देख लो, अपोलो देख लो, फोर्टिस देख लो, ठीक है। तो ये सारे टायर 1 टायर 2 सिटीज़ मेट्रो सिटीज़ में मिलेंगे, हैदराबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली। ठीक है, तो हेल्थ सिस्टम इन एनी स्टेट इज़ एन असेंशियल बेंचमार्क ऑफ इट्स डेवलपमेंट। ऑब्वियसली अगर आपको कहीं का डेवलपमेंट देखना है तो आप वहाँ के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देखिए। लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में क्यों जाते हैं इलाज कराने, क्योंकि वहाँ बेटर डेवलपमेंट है, बेटर हेल्थ सर्विसेज हैं। ठीक है, उनके पास बेटर इक्विपमेंट है, बेटर मशीनरीज है, एडवांस मेडिसिन है उनके पास। ठीक है, द हेल्थ ऑफ यूपी वॉज फिल्ड विथ मैनी लुकने इन द पास्ट एंड इट इज़ कैरेक्टराइज बीमारू स्टेट। बीमारू स्टेट मतलब कि बिहार और भी कई सारे स्टेट को मिला के इन्होंने एक टर्म दिया था बीमारू स्टेट, जहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है बहुत ही पुअर स्टेट में है। अब ये लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है। तो अब हम देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास। तो अगर आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आए हेल्थ से रिलेटेड, तो उसमें आपको चैलेंजेस ज़रूर मेंशन करने हैं। और ये चैलेंजेस जो होते हैं ना, ये काफ़ी मतलब एक रेडी टू यूज़ मटेरियल होता है, एक टेम्पलेट टाइप का होता है, जिसको आप किसी भी कोई भी गवर्नमेंट की हेल्थ पॉलिसीज़ आएगी या कुछ भी आएगा तो वहाँ पे आप कुछ भी डायग्राम बना के इसको शो कर सकते हैं कि फर्स्टली चैलेंजेस ये हैं और एंड दिस initiative या this policy or whatever the initiative is, whatever the scheme is, you can always use these type of challenges and the initiative of government also the way forward. Okay, so let's see the challenges first. Inadequate access. तो inadequate access क्या है कि lack of quality assurance, insufficient health spending and most significantly insufficient research funding. इनएडुकेट एक्सेस का मतलब ये है कि बहुत ही कम है हमारे पास मेडिकल जो प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, मेडिकल प्रोफेशनल्स कम हैं और
हर चीज़ का हमारे पास बहुत ही कम एक्सेस है, चाहे वो क्वालिटी एश्योरेंस को लेके हो जाए, चाहे वो हेल्थ स्पेंडिंग को लेके हो जाए, और या फिर वो रिसर्च फंडिंग के लिए हो जाए। रिसर्च फंडिंग के कैसे रिलेटेड है, क्योंकि बहुत ही लो बजट होता है, ठीक है। इस साल हमने और कम कर दिया बजट, पिछले बजट में थोड़ा ज़्यादा था, 6 पॉइंट समथिंग था, अब वो 6% ही रह गया है, ठीक है। तो और हमारा क्या है, प्रिवेंटिव केयर इज़ अंडर वैल्यूड इन इंडिया में। आप बीमार हो जाओ, उसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है, लेकिन पहले अगर आप बीमार ही ना पड़ो, उससे पहले ही आपका प्रिवेंटिव केयर हो जाए, वो बहुत कम है। डिस्पाइट द फैक्ट इट हैज़ बीन शोड दैट क्वाइट बेनिफिशियल इन एलिवेटिंग अ वेराइटी ऑफ डिफिकल्टी फॉर पेशेंट, टर्म ऑफ अनहैप्पीनेस, फाइनेंशियल लॉसेस जैसे कि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर लैक ऑफ मेडिकल रिसर्च, R&D बहुत कम है। फिर कटिंग एज टेक्नोलॉजी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है यूपी में, इसलिए मेडिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं आती, ठीक है। और जिसकी वजह से रिसीव लिटिल अटेंशन। क्यों कम है? क्योंकि भाई पैसे ही नहीं, फंडिंग ही नहीं है ठीक की। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो होती हैं, उनका एक सोल मोटिव होता है कि प्रॉफिट कमाना है हमें, तो जहाँ प्रॉफिट मिलेगा, जहाँ उनको इंसेंटिव मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, they prefer that state only. Then policy making बहुत crucial है हमारे लिए, और the issue is one of supply side rather than demand, and policy making can help. तो इंडिया में क्या इशू है कि सप्लाई का इशू है रेदर देन डिमांड। तो डिमांड तो है, क्योंकि वी आर द नंबर 1 इन पॉपुलेशन, तो डिमांड अच्छी खासी डिमांड है, एंड वी आर ऑल्सो द डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री, तो इसलिए डिमांड है काफ़ी, लेकिन सप्लाई साइड बहुत पुअर है, बिकॉज वी हैव अ वेरी पुअर हेल्थ केयर सर्विस। देन शॉर्टेज इन प्रोफेशनल्स। शॉर्टेज क्या है कि आपके डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो बहुत कम है, ठीक है। WHO ने रिकमेंड करा है कि एक डॉक्टर होना चाहिए पर 1000, लेकिन हमारे यहाँ और भी कम है। लेकिन अभी एक डेटा था जिसमें मैं देख रही थी कि 836 कुछ है, लेकिन वो वाला डेटा है जिसमें कि आपने होम्योपैथी और जो आयुष मेडिसिन है और कुछ और, मतलब सारी चीज़ें मिला के आपने बताया, लेकिन अगर आप सोल ऐसे ही देखोगे जो एलोपैथी वाला है, उसमें बहुत कम है, ठीक है। नर्सिस का भी बहुत कम है हमारे पास। देन अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन, उसके अलावा पेशेंट टू बेड रेशियो हमारे पास बहुत कम है। तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आधे लोग ज़मीन पे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि बेड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ प्रोफाइल, एज पर द नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2015 देयर वाज अ सिंगल डॉक्टर फॉर 3812 पेशेंट, ठीक है। तो मतलब 3812 के लिए हमारे पास कितने डॉक्टर हैं? ओनली 1, ठीक है। जबकि WHO ने बोला है कि 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। देन पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो एक्सट्रीम कंडीशन में, बिकॉज यूपी की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड वी आर ओवर क्राउडेड स्टेट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, इनएडुकेट स्टाफ है, मेडिसिन इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी भी आप अगर यूपी के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, यू कैन सी द पुअर कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट देयर, लाइक वहाँ पे ढंग की सफाई नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है, वॉशरूम जो है वहाँ पे टॉयलेट्स हैं वो ख़राब हैं, ठीक है। और आपका जो हेल्थ फैसिलिटी है, जैसे कि मशीन्स हो गई, इक्विपमेंट हो गई, सब पुराना यूज़ कर रहे हैं, इतने सालों पुराना है, और जो नया भी है उसमें भी धांधलीखोरी हो रही है, उसमें भी करप्शन है अच्छा खासा। देन नीति आयोग एनुअल हेल्थ इंडेक्स फॉर द कोविड ईयर 2020-21, जो यूपी है वो 18th है, ठीक है। तो ये हम बॉटम लिस्ट में आते हैं, ठीक है, विच इज़ अ रियली बैड थिंग। नीति आयोग की रिपोर्ट है हेल्थ सर्विस पे इन यूपी 2019, तो उसमें हमें बताया है कि उसका टाइटल था हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया। तो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट ऑन हेल्थ सर्विस इन यूपी 2019, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यूपी का जो भी सिनेरियो है वो आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अमंग द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस, यूपी, असम एंड तेलंगाना आर द टॉप 3 रैंकिंग स्टेट। तो आप पेन पॉइंट्स बताओगे दैट इज़ ओके, बट समवेयर आप कुछ अच्छी चीज़ें भी बताओगे ना सरकार की। नाउ
read the important part. You can directly quote the readings, the data of NFHS 5 survey directly in your answer, ठीक है, और उसको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं. उसके बाद एमिट्स एन एफर्ट टू प्रोजेक्ट यूपी एज एन उत्तम प्रदेश. तो और ये उत्तम प्रदेश वाली चीज़ ना यू कैन ऑलवेज कोट इन योर कंक्लूजन. The data on child malnutrition and anemia show that state is failing its children. So we have a poor condition with respect to malnutrition and anemia. ठीक है. Also in India, 1/3 of the women are anemic. The percentage of children under 5 years who are severely wasted was increased in UP from 6 to 7.3. तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 6 से ओके 6 से कितना हो गया है, 7.3% हो गया है. क्या? चाइल्ड वेस्टिंग. द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एज 6 to 59 months who are anemic has also increased from 63 to 66% over the same period. ओके तो जब आप बताओगे ना कि एक सेकेंड, अच्छा ये तो चैलेंजेस हो गए. जब भी आप इसको सोसाइटी में यूज़ कर सकते हो यूपी की, है ना, इसको आप हेल्थ कंडीशन में यूज़ कर सकते हो, इसको रूलर में आप रूलर इंडिया से कुछ भी, रूलर यूपी से कुछ भी आए तो उसमें यूज़ कर सकते हो. विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ में आप यूज़ कर सकते हो इसे. फिर डेटा ऑफ यूपी ऑल्सो शोज एन इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ एनीमिक वुमेन. ठीक है, विमेन हु हैज़ लो आयरन, जिनको एनीमिया की कमी है. ठीक है, 15 to 19 ईयर्स सबसे ज़्यादा लड़कियों में एनीमिया देखा गया है. एंड द परसेंटेज कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड द ओबेसिटी हैज़ ऑल्सो इंक्रीज इन 20 एज कम्पेयर टू 2015-16. ऑल्सो in India we have the most obese women in the world, which is a really sad thing again. In all categories, men, women, children increasing substantially in UP. In comparison to India's average, UP remain a laggard state in many of the important health indicator. तो इसमें दे रखा है कि infant mortality rate, तो IMR क्या होता है कि पर 1000 लाइव बर्थ में से कितने इन्फेंट की मौत हो रही है. ठीक है, तो इंडिया का एवरेज है 35 और यूपी में कितना हो रहा है, 50 है ये. ठीक है, अंडर 5 तो 5 साल से कम कितने बच्चों की डेथ हो रही है, तो है 59.8, बहुत ज़्यादा है. ठीक है, इंडिया में कितना है, 41. फिर टोटल चिल्ड्रन जिनको एडुकेट डाइट रिसीव हो रही है, ठीक है, तो वो कितने हैं, 6.1 ओनली इंडिया में, जबकि इसका एवरेज क्या है, 11.3. फिर चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर स्टंटेड मतलब कि उनकी हाइट जो है उनकी एज के हिसाब से नहीं बढ़ रही है, तो इंडिया में वो 35 है, यूपी में अगेन बहुत ज़्यादा है. मदर हु कंज्यूम आयरन फॉलिक एसिड फॉर 100 days और मोर व्हेन दे वर प्रेग्नेंट, तो इंडिया में 44 है, 22.3% ओनली इन यूपी है. तो इसका मतलब क्या है कि तभी तो इतनी सारी विमेन अनीमिक है इन यूपी में. Although there was decline in IMR in UP as compared to NFHS 4 data, but looking at the India average, UP severely underperformed. क्योंकि आप ये देखो कि IMR जो है वो इंडिया में उसका एवरेज क्या है, 35 है, एंड यूपी में उसका डबल से भी और यूपी में उसका जस्ट अपोजिट है, 50.4. ठीक है, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न डैट इन यूपी नियरली 50 चिल्ड्रन मर रहे हैं. ठीक है, 1000 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से 50 बच्चों की मौत हो जा रही है. फॉर इंडियन एवरेज दिस फिगर इज़ 35. कि अगर यूपी में 1000 बच्चे आज पैदा हुए हैं मान लो, तो उसमें से 50 बच्चे आज ही मर जाएंगे. ठीक है, जबकि अगर इंडिया का एवरेज देखा जाए कि 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो सिर्फ उनमें से 35 बच्चे ही मरेंगे. ठीक है, The National Health Policy brought out in 2017 and targeted to nationally reduce IMR to 28 by 2019, जो कि अब टारगेट ऑब्वियसली फेल हो चुका है. The latest data show that not only India has missed the target, but UP fares much poorly. ठीक है. Similarly, कि इसमें देखते हैं कि अंडर 5 मैटर जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, मच हायर इन यूपी एज़ कम्पेयर टू इंडिया. ठीक है, उनका मोर्टालिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है.
तो 60 बच्चे मर जाते हैं 1000 बच्चों में से, जबकि इंडिया में ये फिगर जो है 42 है, 42 है। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या टारगेट करती है कि इसको रिड्यूस करेंगे और 2025 तक 23 ले आएंगे। तो मतलब इस साल तक ये लोग कह रहे हैं कि इसको 23 ले आएंगे। ठीक है, बट क्लियरली द करंट लेवल आर डिस्करेजिंग। ऑब्वियसली 25 तो ऑलमोस्ट अब 6 महीने भी हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। देर आर अबाउट 2 स्टंटेड चिल्ड्रन एवरी 5 चिल्ड्रन। तो 5 में से हर दूसरा बच्चा जो है वो क्या है, स्टंटेड है। ठीक है, इन यूपी इट इज़ 40%। द शेयर ऑफ वेस्टेड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज यूपी में कितने हैं, 17। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि स्टंटेड है हमारे पास 40% और वेस्टेड है हमारे पास कितने, 17। ओके, अब ये तो हो गए सारे हमारे बुरी बुरी बातें कि क्या क्या हमारे यूपी में ख़राब है और क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। लेकिन अब इनिशिएटिव क्या है गवर्नमेंट के, वो देख लेते हैं, ताकि यूपी में कुछ उत्तम प्रदेश बनाया जा सके इसको। तो हेल्थ केयर इज़ वन ऑफ द मेजर, ओके व्हाटएवर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इसको हम लिख सकते हैं। और ये कब लॉन्च हुई थी, 2018 में। यू कैन लर्न इट एज द प्री फैक्ट। आयुष्मान भारत तो लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये। ठीक है, और ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इट इज़ एंटायरली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसको पूरा गवर्नमेंट फंड करती है, और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसको 50-60 के 60-40 के रेशो में जो है गवर्नमेंट, या फिर जो पुअर स्टेट हैं या फिर जो हिली एरियाज़ हैं उनको 70-30 के रेशो में करती है गवर्नमेंट शेयर। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो रीजनल इम्बैलेंस है, रीजनल इम्बैलेंस जैसे कि आप देखोगे वेस्टर्न यूपी इज़ प्रॉस्परस एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न साइड ऑफ द यूपी। ठीक है, तो उसमें जो रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उसको हम इवन आउट करने की कोशिश करेंगे, और जो मेडिकल एजुकेशन है वो एंटायर कंट्री तक पहुंचाएंगे, क्वालिटी जो है। ठीक है, उसके बाद 2 कंपोनेंट्स देखते हैं। सेटिंग अप न्यू एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो न्यू एम्स क्या है कि 15 न्यू एम्स कहाँ खुले हैं, एक तो गोरखपुर में खुला है, एक रायबरेली में खुला है। ठीक है, और 15 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुल चुके हैं 3 साल के अंदर। अब आते हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए सरकार क्या कर रही है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज अटैच्ड विद एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट रेफरल हॉस्पिटल, ताकि वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एज अ ट्रेनिंग अपने जो है वो हॉस्पिटल्स में परफॉर्म कर सकें, जिससे उनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, और वहाँ पे थोड़ी डॉक्टरों की जो कमी हो रखी है वो भी थोड़ी कंट्रोल में आ जाती है। उसके बाद अपग्रेड करेंगे किसको, जो एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको, और थोड़ी सीट भी बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा सीट भी बहुत कम होती है मेडिकल कॉलेजेस, तभी इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। उसके बाद स्टैंडिंग करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फॉर स्टार्टिंग न्यू पीजी डिसिप्लिन्स एंड इंक्रीज पीजी सीट। तो बेसिकली इसका क्या है कि नए मेडिकल कॉलेजेस लाने हैं। ठीक है, न्यू मेडिकल कॉलेजेस, सीट्स बढ़ाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, एमबीबीएस की सीट्स बढ़ाएंगे, पीजी की सीट्स बढ़ाएंगे। ठीक है, और नए पीजी डिसिप्लिन्स लाएंगे। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये इम्प्लीमेंट हुई थी एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, तो ये किसके अंडर हुई थी, तो आयुष मिशन के अंडर हुई थी। टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विसेज बाय अपग्रेडिंग आयुष हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, आयुष एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, setting up new आयुष हॉस्पिटल एंड टीचिंग इंस्टीट्यूशन, एंड ऑल्सो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 12,500 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर। बेसिकली आयुष की बात हो रही है इसमें प्रॉपर, कि आयुष हॉस्पिटल्स खोलेंगे, डिस्पेंसरीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, और जो वेलनेस सेंटर है उनको भी अपग्रेड करेंगे। फिर नेशनल हेल्थ मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल हेल्थ मिशन को किस लिए डिज़ाइन करा गया था, ताकि आप एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, इफ़ेक्टिव एंड रिलायबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ला सको एंटायर कंट्री, स्पेशली टू द पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन हु कैन नॉट अफोर्ड,
the high medical health expenses. Then National Health Mission has made special efforts for reaching out to the community at grassroots level and focuses on affordable, accessible, accountable, effective and quality. So okay, so these are the keywords you can use in your answer and made it very quality wise good. To the masses, especially to the vulnerable groups of the community. बेसिकली पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा को अच्छा करना है, यही मतलब है इसका. उसको आप फिर ये डिफरेंट कीवर्ड्स लेके यूज़ कर सकते हो. जननी सुरक्षा योजना ओके. सो इंडिया में अब क्या होता है कि 90% जो डिलीवरीज होती हैं मदर्स की वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई हैं. इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब क्या है कि अब 90% जो औरतें हैं वो बच्चे का जन्म कहाँ करती हैं, हॉस्पिटल्स में करती हैं. ठीक है, जिससे कि इन्फेक्शन का चांसेस कम होता है, मदर की अच्छी हेल्थ क्या बोलते हैं हेल्थ केयर हो जाती है, फिर उसको दवाइयाँ ठीक से मिल जाती हैं, हेल्थ प्रोफेशनल के अंडर डिलीवरी होती है तो बच्चे की जान को भी खतरा कम रहता है. उसके बाद जननी सुरक्षा योजना ही देख रहे थे हम. तो इम्प्लीमेंटेड विद द, तो ये क्यों लाए गए थे, क्यों, ताकि ऑब्जेक्टिव रिड्यूसिंग मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टालिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वीमेन. ठीक है, तो पुअर प्रेग्नेंट वीमेन के लिए है कि आप जाइए हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करवाइए और उनको पैसे भी मिलते हैं कि आप अगर हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करवाएंगी तो आपको पैसे भी मिलेंगे. तो उससे क्या है कि एक बढ़ावा मिलता है कि हाँ भाई मैं जाऊंगी तो मुझे थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे, दवाइयाँ फ्री हो जाती हैं. उसके बाद आपको टीके लगते हैं, बच्चों के टीके लगते हैं प्रॉपर तरीके से. ठीक है, वैक्सीन्स लगती हैं. तो जननी सुरक्षा योजना क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कि क्या कैश असिस्टेंस देते हैं विद डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर. पोस्ट डिलीवरी केयर से क्या मतलब है कि बच्चे की आई गेस शायद काफ़ी टाइम तक वो लोग बच्चे का भी ध्यान रखते हैं, बच्चे के पोषण के बारे में मदर को प्रॉपर बताते हैं, दवाइयाँ फ्री होती हैं और वो प्रॉपर एक कार्ड बना के देते हैं, इंद्रधनुष कार्ड जो होता है जिसमें कि सारे आपके प्रोग्राम आ जाते हैं जो भी बच्चे के इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड हैं. उसके बाद द योजना इज आइडेंटिफाई आशा एज एन इफेक्टिव लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन. तो समटाइम्स क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, स्पेशली द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, दे ऑफन हेजिटेट टू गो टू द हॉस्पिटल एंड सीइंग डॉक्टर बिकॉज उनको इतना नॉलेज नहीं होता, उनको इतना पता नहीं होता. उन्होंने अपने यहाँ भी यही देखा होता है कि घर में ही बच्चे हो जाते हैं, तो दे प्रेफर होम डिलीवरी, उनकी जो दाई माँ होती है एंड थिंग्स लाइक दैट. लेकिन जो आशा वर्कर होते हैं वो क्या होते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज देती है सरकार के ऐसे ऐसे आपको बताना है इन लोगों को, इन लोगों तक, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी होता है तो कई बार हम लोग नहीं ढंग से कांटेक्ट कर पाते. तो आशा वर्कर जाती हैं, बात करती हैं उनसे, उनको बोलती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं कि आप आइए हॉस्पिटल में, आपकी भी सुरक्षा रहेगी, बच्चा भी हेल्दी रहेगा, ढंग से डॉक्टर आपको बताएगी कि कैसे क्या करना है, क्या प्रोसेस होता है. तो वो अच्छी तरीके से उनको समझाती हैं और ये भी बताती है कि इसमें आपका खर्चा भी नहीं होगा. लोगों को हॉस्पिटल का नाम सुन के क्या आता है कि अरे हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमें कोई हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करेगा, कोई बेड नहीं देगा. लेकिन वो अच्छे से इसके बीच सरकार के और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके बीच में लिंक का काम करती हैं और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसको प्रमोट करती हैं ताकि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाए. देन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है कि जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड हम क्या क्या स्वास्थ्य के कार्यक्रम, क्या क्या जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको चला रहे हैं. तो ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है. तो इसमें किसकी बात होती है, एन इनोवेटिव एंड एम्बिशियस इनिशिएटिव विच एनविसेज चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग, अर्ली इंटरवेंशन सर्विस, ए सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड लिंक टू केयर, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट. तो क्या है बेसिकली द क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, enabling of all children achieve full potential and also provide comprehensive care to all the children in the community. तो ये तो जब तक बच्चे बर्थ से लेके 18 साल तक जब तक बच्चा हो जाता है तो उसको 4D से स्क्रीन करते हैं कि डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज़, डिफिशेंसी एंड डेवलपमेंट डिलेज. तो एक एक करके बात करते हैं. डिफेक्ट्स एट बर्थ,
तो आपने बहुत सारे सिंड्रोम के नाम सुने होंगे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाती हैं, या फिर कई बार पता चलता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसके दिल में छेद है, ठीक है। ऐसी कई तरीके की बीमारी होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर पहले ही बच्चे की पता चल जाता है, पहले उसका जेनेटिक स्क्रीनिंग हो जाती है या जीन प्रोफाइलिंग हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही रोक सकते हैं या फिर उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से मदर और बच्चा दोनों को ही नुकसान ना हो, ठीक है। और दूसरी डिसीज़, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़। देन डेफिशिएंसी, कि बच्चे में डेफिशिएंसी तो नहीं है, उसकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो रही है, कोई उसका जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो अच्छे से हो रही हैं कि नहीं हो रही, वो बोल पा रहा है कि नहीं पा रहा, समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा, ठीक है। उसकी हाइट अकॉर्डिंग टू हिज हर एज, उसका वेट उसके हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो ये सब देखते हैं। उसके बाद ये आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि मोबाइल मेडिकल यूनिट बना दिए हैं, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सर्विस आ गई हैं, 15 न्यू मेडिकल कॉलेज खोल दिए 3 साल में। एम्स कहाँ खुल गया है? गोरखपुर और रायबरेली में खुल गया है। तो व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड, क्या हम और कर सकते हैं इसमें? तो एज वी ऑल नो, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर of public hospital which are overburdened as a result of large population। आप कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको वो हमेशा फुल ऑफ पीपल दिखाई देगा, क्योंकि ओवरबर्डन ज़्यादा है, क्योंकि चीप है तो बहुत लोग आते हैं, एंड वी हैव द पुअर पॉपुलेशन एज वेल। तो गवर्नमेंट शुड इनकरेज प्राइवेट हॉस्पिटल बिकॉज दे मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो प्राइवेट हॉस्पिटल को कैसे इंकरेज कर सकते हैं? या फिर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में खोल सकते हैं हॉस्पिटल, ठीक है। टू इम्प्रूव द सेक्टर कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, मोर मेडिकल पर्सन मस्ट बी इंडक्टेड। आपने देखा होगा ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता, अगर आप जब तक कुछ उसकी कोई जानकारी ना हो या फिर उनको पैसे ना दिए हो या कुछ भी ऐसा। आप कभी एम्स में चले जाओ, कोई कहेगा भैया इस बिल्डिंग में चले जाओ, कोई कहेगा वहाँ चले जाओ। वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ हमेशा आपको भीड़ लगी रहेगी, इतने कम लोग हैं, वहाँ नर्स कम है, वहाँ वार्ड बॉयज़ कम है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देख लो। इन ऑर्डर टू कनेक्ट द डॉट ऑफ द हेल्थ सिस्टम, टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए। अब जैसे वैसे हो रहा है टेक्नोलॉजी को यूज़, घर बैठे आप पर्चा लगा सकते हो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जैसे एम्स में आप घर बैठे पर्चा लगा लो, ठीक है, वहाँ आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह आपका टेली मेडिसिन है कि आप फ़ोन पे ही पूछ सकते हो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं कि हमें ये दिक्कत हो रही है, क्या करें, ठीक है। मोबाइल गैजेट्स इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, मोबाइल हेल्थ एप्स, वियरेबल्स एंड सेंसर आर ओनली फ्यू एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द एरिया। ऑल्सो AI की मदद से आप AI और रोबोटिक सर्जरीज़ की मदद से आप काफ़ी प्रिसाइज सर्जरी कर सकते हो। और बहुत सारे इनिशिएटिव, बहुत सारे इनोवेशन हम ला सकते हैं इसमें, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज़। Also, you can use always add the map of UP showing the regional imbalance. Okay, I still struggling with the map of UP. I don't know. I just cannot. Okay, actually मेरी पेंसिल में भी थोड़ा दिक्कत है। तो you can always show the map of UP। उसमें क्या है कि आप रीजनल इम्बैलेंस दिखा दो कि जो वेस्टर्न साइड वाले स्टेट्स हैं, ओके, तो जो वेस्टर्न साइड वाले स्टेट हैं उनमें क्या है कि उनमें प्रॉस्पेरिटी अच्छी है बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ इफ़ेक्टिव लैंड रिफॉर्म्स, तो वो प्रॉस्पर है। लेकिन जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन हो गया, जो आपका ईस्टर्न यूपी हो गया, या फिर जो इधर आपके लखीमपुर खीरी और जो नेपाल बॉर्डर से टच करते हैं जो यूपी के स्टेट, वहाँ क्या है, वहाँ अभी भी पुअर हेल्थ कंडीशंस हैं, ठीक है। वहाँ आपके कोई टायर 1 टायर 2 हॉस्पिटल्स नहीं है, ठीक है। वहाँ अभी भी सर्विस डिलीवरी पुअर है, वहाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज नहीं होती, औरतों के घर में बच्चे पैदा हो जाते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़ काफ़ी हाई हैं इधर। लेकिन आप ये नहीं है कि वेस्ट यूपी में सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे जो वेस्ट यूपी है ना, वहाँ पे कैंसर के चांसेस बहुत दिखते हैं, आपको कैंसर के पेशेंट बहुत दिखेंगे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, BP,
ठीक है, आपको ये सारे यहाँ दिखेंगे। लेकिन जो तराई रीजन है और जहाँ पे थोड़ा गरीबी है, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, वहाँ आपको टीबी के केसेस ज़्यादा दिखेंगे। जो ईस्टर्न साइड है और जो बुंदेलखंड है और जो सोनभद्र वाला एरिया है, यहाँ आपको टीबी और डेंगू, मलेरिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, इसके बहुत केसेस दिखेंगे आपको। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। I hope you like it. Thank you very much. Good night.